अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिलैक्सेशन वाला टॉपिक है तो हम इससे जनरल सा स्टडी कर लेते हैं। रिलैक्सेशन। अब पहले रिलैक्सेशन स्टडी करने के लिए हमें पल्स वगैरह का समझना पड़ेगा। हमारे पास सपोज एक सैंपल पड़ा होगा न्यूक्लियाई का इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी की अप डायरेक्शन होगी, किसी की डाउन होगी, किसी की लेफ्ट होगी, किसी की राइट होगी, सारी रैंडम होंगी। जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज हम इस पे अप्लाई करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये सारी डायरेक्शन इनकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। या तो न्यूक्लियाई अपवर्ड डायरेक्शन में रह जाएंगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रह जाएंगे। ज़्यादातर न्यूक्लियाई अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे और उनसे थोड़े से कम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद का है। ये जब बी एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया तो उसके बाद का ये वाला केस है। अब हमने क्या करना है कि पल्स अप्लाई करनी है। ठीक है, जब पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, पल्स अप्लाई करने से ये सपोज हमने पल्स अप्लाई की यहाँ से, इस एक्सिस से हमने पल्स अप्लाई की, तो पल्स क्या करती है, इसे रोटेट करती है। ठीक है, ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में ये रोटेट करती हुई पल्स जाएगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो अपवर्ड डायरेक्शन में न्यूक्लियाई है उन्हें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, मीन सपोज ये हमारे पास ये न्यूक्लियाई ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये पल्स जा रही है। ठीक है, ये पल्स ऐसे जा रही है तो ये क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट करके तो इसे मोड़ के ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज के तो फिर आगे चली जाएगी। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा न्यूक्लियाई, मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये बीटा स्टेट होगी और इसकी एनर्जी हायर होगी। तो अगर एनर्जी के सेंस में देखें तो ये हमारी अल्फा स्टेट थी जब अपवर्ड से न्यूक्लियाई, और ये बीटा स्टेट में चलेगी। जब पल्स इस पे अप्लाई हुई तो पल्स ने इन्हें ऐसे फ्लिप किया न्यूक्लियाई को और वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई। अब ये हमारी, अगर यहाँ पे हम नेट मैग्नेटाइजेशन का वेक्टर ड्रा करें तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियाई सारे परसेस करेंगे। आपको पता है कि न्यूक्लियाई अपनी जगह पे कांस्टेंट नहीं होते, मीन स्टेशनरी नहीं होते, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ऐसे स्लाइडली परसेस करते हैं। मीन अगर ये वाली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की तो न्यूक्लियाई का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी और वो ऐसे ऐसे परसेस करता रहेगा, ऐसे चारों डायरेक्शन में ऐसे घूमता रहेगा, बिल्कुल इसके अलोंग नहीं होगा। तो जब यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे है इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से, ये एक्स वाई प्लेन में है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक इसका कंपोनेंट ये वाला है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट इसका ये वाला है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब ज़्यादातर न्यूक्लियाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अपवर्ड होने के बाद इस डायरेक्शन में जो ये अलोंग एक्स एक्सिस है इसका, ये सबका वेक्टर डिफरेंट होगा। कोई इस राइट साइड पे होगा, हो सकता है कोई दूसरा न्यूक्लियाई हो जिसका इसके अपोजिट इस लेफ्ट साइड पे होगा। तो इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में होंगे, सारे ऐसे फैले हुए होंगे। ठीक है, चारों डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स की इंडिविजुअल न्यूक्लियाई की डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि वाई कंपोनेंट इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका भी वाई इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका भी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वाई कंपोनेंट सबका ऐड हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में। लेकिन एक्स कंपोनेंट देखो कि इसका इस डायरेक्शन में है, इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियाई का उस डायरेक्शन में है, इस न्यूक्लियस का इस डायरेक्शन में है, जो इधर होगा इसका इसमें है। तो सारे अपोजिट डायरेक्शन में सारे न्यूक्लियाई का एक्स कंपोनेंट होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर इस साइड पे है, एक वेक्टर अगर लेफ्ट साइड पे है, दूसरा राइट पे है, एक इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो जब इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वाई कंपोनेंट 0 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी इंडिविजुअल कंपोनेंट थे न्यूक्लियाई के। तो ये इसका इतना, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, इस वाले न्यूक्लियस का एक्स कंपोनेंट यहाँ तक है। तब ये दोनों एक्स कंपोनेंट इक्वल हैं
मीन इनकी ये देखो कि लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ दोनों की इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब लेंथ इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या बचेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस से 0 बचेगा। जबकि वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस में जिन न्यूक्लियाई की डायरेक्शन अपवर्ड है, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिन न्यूक्लियाई की डायरेक्शन अपवर्ड है उनका मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा अपर डायरेक्शन में, और जिनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उनका जो वाई कंपोनेंट है वो नीचे वाले डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में, जबकि डाउनवर्ड में कम हैं। तो जब डाउनवर्ड में कम न्यूक्लियाई हैं तो डाउनवर्ड वाला वेक्टर थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये दोनों होंगे तो अपोजिट, अगर दोनों का वेक्टर सम करें तो अपर वाला थोड़ा सा लंबा होगा और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी स्मॉल होगी। तो जितनी इस वेक्टर की लेंथ है इतना ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सपोज इसकी लेंथ है 6 मीटर अपवर्ड और इसकी लेंथ है 4 मीटर डाउनवर्ड। तो जो 4 मीटर डाउनवर्ड है ये 4 मीटर अपवर्ड को कैंसिल करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 2 मीटर बचेगा, इतना सा कंपोनेंट। तो यही हमारी नेट मैग्नेटाइजेशन है या मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन है, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अब जब हम पल्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम सबका वेक्टर सम करते हैं, और इसकी बात हम करते हैं मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन की, कि पल्स जाएगी और इससे वो फ्लिप करेगी जो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की ओवरऑल, ये डाउनवर्ड में फ्लिप होगी ओवरऑल इसकी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बेशक ये ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है मीन, अब ये चेंज कैसे होगा कि सपोज हमने पहले 45 की पल्स अप्लाई की, ये पहले यहाँ से यहाँ तक ये 45 के डिग्री के एंगल से रोटेट होगा मैग्नेटिक मोमेंट, फिर 90 के एंगल से, फिर 135, फिर 180 की अगर पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये कोई एक न्यूक्लियस नहीं है, ये बहुत से न्यूक्लियाई का सम है। तो मीन ये बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे ही रोटेट करके ये 45 से इधर नीचे जा रहे हैं, 90, 45, 90, फिर 135, फिर ये फिर जाके फ्लिप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि न्यूक्लियस है पहले यहाँ भी इस डायरेक्शन में था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एक न्यूक्लियस इधर होगा, ये दूसरा भी इधर होगा, तीसरा भी इधर होगा। अब जब हमने पल्स अप्लाई की हुई थी, मैग्नेटिक मोमेंट भी अप्लाई था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अप्लाई था, तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सपोज ये हमारे वाई एक्सिस है, तो ये सारे एक न्यूक्लियाई भी इधर, दूसरा भी इधर, तीसरा भी इधर, चौथा भी इधर, जब पल्स अप्लाई की तो सारे एक ही डायरेक्शन में थे। लेकिन अब रिलैक्सेशन समझो, जब हम पल्स को हटा देंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हर न्यूक्लियस के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे ये सपोज CH3 है हमारे पास, ये सपोज हमारे पास CH3 है, इसके साथ CH2 है, इधर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH है। तो इन वाले प्रोटॉन का सराउंडिंग में ये इन्वायरमेंट अलग है, इन वाले प्रोटॉन के सराउंडिंग में इन्वायरमेंट अलग है। तो अब इन न्यूक्लियाई को ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए अलग टाइम लगेगा, इन न्यूक्लियाई को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने के लिए अलग टाइम लगेगा। ठीक है, तो सपोज ये वाले न्यूक्लियाई इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो ही हम पल्स को हटाएंगे तो ये वाले न्यूक्लियाई CH3 के, इन्हें मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ये वाले 2 न्यूक्लियाई CH2 के हैं और ये वाले 3 CH3 के सपोज प्रोटॉन हैं। तो जब हमने पल्स हटाई तो चूंकि CH3 के प्रोटॉन इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जा सकते हैं, तो सपोज ये हमारे वाई एक्सिस है, तो पल्स जब हटाएंगे तो ये वाले न्यूक्लियाई जल्दी अपनी ओरिजिनल हालत में चले जाएंगे, जबकि जो CH2 के प्रोटॉन हैं ये वाले ब्लैक वाले, ये इतनी जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो सारे न्यूक्लियाई पहले चूंकि एक ही डायरेक्शन में थे और इनकी मैग्नेटिक जो मोमेंट था, नेट मैग्नेटाइजेशन थी, वो इनकी डायरेक्शन में अलाइन थी।
लेकिन अब क्या होगा कि अब वाई जो CH2 वाले प्रोटॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन इधर है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की, और CH3 वालों के इस साइड पे है। ठीक है, तो रैंडम हो गए, पहले सारे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में थे, अब रैंडमाइजेशन होगी। अब दूसरी टाइप की रैंडमाइजेशन समझिए कि जैसे मैंने बताया था कि ये वाले सारे ऐसे आप रैंडम डायरेक्शंस में थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई लेफ्ट पे था, कोई राइट पे था, एक्स वाई एक्सिस के इस तरह थे प्रोटॉन। ये हमारी वाई एक्सिस थी तो ऐसे घूम रहे थे। जब हम पल्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये सारे इधर भी एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, ये सारे न्यूक्लियाई ऐसे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो फिर सबकी जो वाई कंपोनेंट है वो देखो कि एक ही डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट सॉरी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे इनका एक्स कंपोनेंट सबका इस साइड पे है, वाई कंपोनेंट सबका इस साइड पे है, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। लेकिन जब पल्स हमने हटा दी तो ये दोबारा से रैंडम हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मेन प्रोसेशन फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जो तेज प्रोसेस कर रहा है वो पहले आगे चले जाएगा, जो उससे आहिस्ता वो अभी इधर पहुंचा है, जो सबसे आहिस्ता वो अभी इधर पहुंचे। तो ये दोबारा रैंडम हो गए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो ये एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट्स को दोबारा ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला अपने एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट्स को कैंसिल करना शुरू कर देंगे। तो जब एक्स कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे तो ये वाला वेक्टर यहाँ से एक्स वाला कम होता जाएगा। सपोज पहले ये 2 मीटर लेंथ थी इसकी या 2 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो अब जब ये रैंडम होते गए तो ये लेंथ कम होती जाएगी। जितनी रैंडमाइजेशन ज़्यादा होती जाएगी उतनी ये लेंथ कम होती जाएगी। करते करते जब सारे न्यूक्लियाई रैंडम हो जाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जितने इस डायरेक्शन में न्यूक्लियाई थे उतने ही इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो ये जो अमल है कि एक्स कंपोनेंट यहाँ से वापस वो जीरो पे जा रहा है, मीन कैंसिल हो रहा है, एक्स कंपोनेंट जो खत्म होता है, इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है। मीन ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन हुई क्या कि जो पल्स को छोड़ने के बाद पल्स जब हमने हटाई तो ये जो न्यूक्लियाई ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रैंडम मूव करना स्टार्ट हो गए, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। दूसरी जो यहाँ से वापस जा रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। अब देखो कि प्रोसेस तो मॉलिक्यूल कर रहे हैं, न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेशन फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो रैंडमाइजेशन ये वाली जो रैंडमाइजेशन है लॉन्ग एक्स एक्सिस ये बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो मेन जो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है ये जल्दी हो जाएगी, और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन थोड़ी टाइमली होगी, थोड़ा टाइम लेगी वो। अब यहाँ से देखो एक बात समझो कि व्हेन transverse relaxation has occurred, longitudinal relaxation has still not completed। ये तो आपको समझ आ गई, मैंने बताया कि ये वाले इस डायरेक्शन में इनकी रैंडमाइजेशन इजी है तो ये जल्दी से रैंडम हो जाएंगे, जबकि ये वाली रैंडमाइजेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, इन्होंने वापस रीग्रो करना होता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचने में टाइम लेंगे। अब देखो कि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो रहा है, एक्स कंपोनेंट कम होता जा रहा है, लेकिन वाई कंपोनेंट जो ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जाते जाएंगे वाई कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, अब ये देखो कि जब यहाँ पे आए तो इसका ये वाई कंपोनेंट सिर्फ इतना सा रह गया हुआ था। ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक वाई कंपोनेंट इसका इतना सा रह गया हुआ था, लेकिन जब इसने वापस रीग्रो करना है तो रीग्रो करते करते यहाँ जाएगा तो फिर वाई कंपोनेंट इसका यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब देखो कि जब ये वाले न्यूक्लियाई जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे वो रैंडम हो गए, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, तो वाई वाला कंपोनेंट अभी तक जीरो नहीं हुआ। क्यों जीरो नहीं हुआ? बिकॉज ये वाले फुल्ली रीग्रो नहीं हुआ, जितना इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी अभी तक वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि मॉलिक्यूल इस साइड पे तो ये रैंडम हो गए, ये एक्स कंपोनेंट तो जीरो हो गया, लेकिन वाई कंपोनेंट रीगेन तभी होगा जब सारे न्यूक्लियाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन होती है जो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे वापस जाते हैं।